आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम। तो जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल पे पूरी ही एक सीरीज चलाई है जहां जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके रेलवे एग्जामिनेशन में, उन तरह के क्वेश्चंस हम कवर कराते हैं। और जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके फ्यूचर में, जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है, तो उन तरह के क्वेश्चंस हम इन तरह की वीडियोज़ में सारे ही कवर कराते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से ध्यान से सुना करें, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको आने वाला जो आपका रेलवे एग्जामिनेशन है उसमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूं और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, जेनसाइक्लोविर इज यूज्ड फॉर, जेनसाइक्लोविर इसमें से किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है? डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, CMV रेटिनाइटिस। तो CMV रेटिनाइटिस की एक कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन वो अभी देखेंगे, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जेनसाइक्लोविर। अब देखिए, जहाँ भी जिस भी ड्रग के यहाँ पर एंड में विर लगता है, इसका मतलब वो तरह की मेडिकेशन जो है वो एंटीवायरल मेडिकेशन की कैटेगरी में आती हैं, यानी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। और इसको इस्तेमाल किया जाता है CMV की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है CMV को, इंक्लूडिंग CMV रेटिनाइटिस। अब देखिए, CMV रेटिनाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है, बहुत ही सीरियस आँख की बीमारी होती है, जिसमें वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। इम्यून सिस्टम क्यों वीक होता है? बहुत बड़ा रीज़न है उन लोगों में जिनको HIV या एड्स जैसी कंडीशन जिनको होती है, या ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, अभी हाल ही में ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। तो उन तरह के लोगों में अगर इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है CMV रेटिनाइटिस, तो काफ़ी सीरियस आई इन्फेक्शन होता है, जिससे कि उन लोगों में अंधापन तक हो सकता है, यानी ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है जेनसाइक्लोविर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, सोडियम वेलपोरेट इज यूज्ड इन, सोडियम वेलपोरेट को इसमें से किस कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है? मूड डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, हाइपरटेंशन या बोथ मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोथ मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा सोडियम वेलपोरेट, जिसको वेलप्रोइक एसिड या वेलपोरेट के नाम से भी जानते हैं, वेलप्रोएट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये ऐसी मेडिकेशन है जिसको मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी दोनों के लिए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। मूड डिसऑर्डर में सबसे जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, देखिए, एक पर्सन जो है वो एक ही समय पे उसके दो तरह के मूड होते हैं। एक समय पे वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, उसको नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा उसमें हाई एनर्जी होगी काम करने की, और दूसरे ही टाइम पे उसकी वो बिल्कुल ही डिप्रेसिव स्टेट पे चला जाता है, बहुत ही सैड, बहुत ही लो एनर्जी होती है उसकी। तो इन तरह के जो बाईपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर, उनके लिए प्रिस्क्राइब जाती है वेलप्रोइक एसिड। और एपिलेप्सी यानी सीजर्स जिन लोगों को आते हैं, जिन भी पेशेंट्स को सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, उनको प्रिस्क्राइब की जाती है सोडियम वेलप्रोएट। ये करती क्या है, देखिए, ये जो मूड स्टेबलाइजिंग हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे गाबा और सेरोटोनिन, तो इनके लेवल को रेगुलेट करती है। और जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन जो हो रही होती है इन तरह के पर्सन्स के ब्रेन में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके लेवल को कम करने का काम करती है इस तरह की सोडियम वेलप्रोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिल्डेनाफिल एक्ट बाय इनहिबिटिंग, सिल्डेनाफिल किसको इनहिबिट करता है, किस तरह की जो एंजाइम होते हैं उसको इनहिबिट करने का इसका काम होता है? तो डिफरेंट, देखिए, PDE के डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, PDE5 यानी फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करती है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल जो कि बहुत ही कॉमनली इसको ब्रांड नेम वाइग्रा के नाम से इसको मार्केट किया जाता है। इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें यहाँ इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये जो PDE5 है, फॉस्फोडाइएस्टरेज 5, जब ये इनहिबिट नहीं की गई है, ये क्या करती है, साइक्लिक GMP को तोड़ने का काम करती है, ब्रेक डाउन करने का काम करती है। अब देखिए, जो PDE5 इनहिबिटर्स होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है PDE5 को इन तरह की ड्रग्स ने, सिल्डेनाफिल जैसी ड्रग्स ने, जिसके कारण क्या है, साइक्लिक GMP अब ब्रेक डाउन नहीं हुआ है 5 GMP में। तो
साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेन की बात करें हैं जहाँ भी इरेक्शन चाहिए यहाँ पर। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेन में NO का लेवल बढ़ता है, नाइट्रिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब ये नाइट्रिक एसिड दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ये एक एंजाइम होता है गुआनाइलेट साइक्लेज, इसको एक्टिवेट कर देता है जो कि जीटीपी को फिर से साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ से तो इंक्रीज हो ही रही थी साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन, जीटीपी के थ्रू भी साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गई है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। ये आपको याद रखना है, जब भी साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होगा कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन। कैल्शियम क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो अब क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, आर्टेरियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जिसके कारण क्या होगा, जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेन में वो इंक्रीज हो जाएगा और इरेक्शन अटेन होगा। तो इसीलिए इन तरह की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जैसी कंडीशन होती है, उनमें इन तरह की सिल्डेनाफिल काइंड की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। पूछना है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NRTI। NRTI की आपको फुल फॉर्म बताएंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एबासिविर है इस कैटेगरी की ड्रग, NRTI कैटेगरी की ड्रग। NRTI क्या होता है देखिए, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि एक तरह की एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग है, प्रिस्क्राइब की जाती है उन पेशेंट्स को जिनको HIV या एड्स होता है। तो देखिए अगर हम बात करें इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि HIV के RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। और अगर किसी भी सेल में DNA डेवलप हो गया है तो मतलब सेल की ग्रोथ और ज़्यादा होने लगती है, तो इसी सेल की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए दिए जाते हैं इन तरह के NRTI कैटेगरी की ड्रग, जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं इस तरह के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जिसके कारण ये RNA अब DNA में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, रिप्लिकेट नहीं हो पा रहा है और इसकी जो वायरस है इसकी ग्रोथ को सप्रेस कर दिया गया है। तो आंसर देखा इसका हमने ऑप्शन है एबासिविर। पूछना देखिए, वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। वारफेरिन को बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेट यानी मना किया जाता है देने से इनमें से किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। डिफरेंट प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर आपको दिखाए गए हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए यूजुअली अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो 3 मंथ, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मंथ फर्स्ट, मंथ सेकेंड एंड मंथ थर्ड। वारफेरिन की अगर हम बात करें तो एक तरह का ब्लड थिनर होता है जिसको ब्लड क्लॉट्स अगर कहीं हो गए तो उसको डिसॉल्व करने के लिए दिया जाता है। बट अगर इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इसको दिया गया किसी भी वजह से, तो इससे क्या होता है देखिए, रिस्क बढ़ जाता है वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी का। वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी का मतलब है कि अगर बेबी पैदा होता भी है, अगर इस तरह की ड्रग दे दी गई है किसी वजह से, तो बेबी अगर पैदा होता भी है तो उसमें किसी तरह की दिल की बीमारी होगी, लिम्स जो है हाथ या पैर ठीक से डेवलप नहीं हुए होंगे, उसको नर्वस कोई इशू होंगे, न्यूरल इश्यूज होंगे, तो इस तरह का बेबी जो है वो बॉर्न हो सकता है अगर इस तरह की ड्रग दे दी गई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। और देखिए क्या क्या रिस्क और बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज का खतरा होता है, स्टिल बर्थ यानी मदर के वोम में ही बेबी फीटस की डेथ हो जाना, और बर्थ डिफेक्ट के साथ बेबी का पैदा होना। तो ये सारी ही चीज़ें देखी जाती हैं वारफेरिन अगर दी गई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट देखिए, गेटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। गेटिफ्लॉक्सासिन को देखिए मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया, यानी पूरा ही बैच वापस बुला लिया गया था इसका। इसमें से किस वजह से, क्या इस तरह की कंडीशन ये कॉज कर रही थी। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइपरग्लाइसीमिया इन एल्डरली पीपल। अब देखिए हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही तरह की कंडीशन कॉज कर रही थी गेटिफ्लॉक्सासिन। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कि आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ही कम हो जाना, उसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। तो ये दोनों ही तरह की कंडीशन कॉज कर रही थी इस तरह की गेटिफ्लॉक्सासिन मेडिकेशन, जो कि एक तरह की फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है, अप्रूव की गई थी 2003 में। किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स इन्फेक्शन जो होते हैं जैसे निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता था। बट जो
बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें देखा गया कि ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यानी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको घटाने और बढ़ाने का काम कर रही है, तो इसीलिए इसका पूरा ही बैच मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए सीटाग्लिप्टिन इसमें से क्या है, आपसे एग्जांपल पूछ रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शंस में से आंसर है इसका ऑप्शन डी, DPP4 इनहिबिटर। DPP4 का क्या मतलब है, डाईपेप्टाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है सीटाग्लिप्टिन, जिसको एज मार्केट किया जाता है एज अ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम जनूबिया, और इसको दिया जाता है देखिए मोनोथेरेपी या कॉम्बिनेशनल थेरेपी में इसको दिया जाता है। ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन की तरह इसको डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनको दी जाती है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें बच्चों, देखिए कोई भी तरह का एग्जाम हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, तो मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए DPP4 एंजाइम क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनक्रेटिन्स के को इनएक्टिवेट करता है। इनक्रेटिन्स एंजाइम्स होते हैं, इनको इनएक्टिवेट करने का काम करता है DPP4 एंजाइम। अब ये जो DPP4 इनहिबिटर है ये क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे DPP4 एंजाइम को, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो इनएक्टिवेट हो रहा था इनक्रेटिन, अब ये इनएक्टिवेट नहीं होता है, ये इनक्रेटिन एक्टिवेट हो जाता है। इनक्रेटिन में आते हैं देखिए GLP-1 और GIP, तो ये एक्टिवेट हो गए हैं इनक्रेटिन्स। और ये इनक्रेटिन का काम क्या होता है, देखिए अगर इनक्रेटिन एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के रिलीज को और इनहिबिट करते हैं ग्लूकागॉन के रिलीज को। अब अगर इंसुलिन जो है वो बढ़ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है ब्लड में, और ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन जो है वो घट रही है ब्लड में, इसके कारण दोनों के ही कंबाइंड इफेक्ट के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है पर्सन की ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए ऐसा एंटी डायबिटिक मेडिकेशन इसको दिया जाता है। तो ये पूरा ही इंटर रिलेटेड होता है, किस तरह से इसने इनएक्टिवेट कर दिया, जो इनएक्टिवेट हो रहा था इनक्रेटिन, अब ये इनएक्टिवेट नहीं हो रहा है, इनक्रेटिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इनक्रेटिन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई, और जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोलाइटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर। टोकोलाइटिक्स को इनमें से किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह, यूट्राइन स्टिमुलेंट की तरह, ब्रोंकोडायलेटर की तरह, या ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर की तरह। आंसर इसका ऑप्शन ए, यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है टोकोलाइटिक्स को। अब देखिए ये ऐसी मेडिकेशंस होते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये एक ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको प्री मैच्योर लेबर ना हो, मतलब समय से पहले बेबी का बर्थ ना हो जाए, प्री मैच्योर लेबर ना हो जाए, तो इन तरह की कंडीशन में के केस में इन तरह की प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता है डिले करने के लिए बर्थ को। क्यों डिले किया जाता है बर्थ को, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर टाइम होता है जब तक बच्चा मदर के वोम में रहे तो अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो जाती है सारी। 9 मंथ का जो हमारा आइडल पीरियड है 9 मंथ का होता है, जिसमें ये बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है। तो प्री मैच्योर जैसी कंडीशन जो होती है, प्री मैच्योर लेबर जैसी कंडीशन, जब या तो वजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है या किसी तरह के डिस्चार्ज होने लगते हैं, इन तरह की कंडीशन ना हो और बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाए मदर के वोम में, तो इन तरह के टोकोलाइटिक्स को दिया जाता है। ये क्या करते हैं, देखिए ये यूट्राइन स्मूथ मसल रिलैक्स कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है अगर उसको इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन दर्द शुरू हो जाते हैं जो कि पीरियड्स में होते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग टाइम पीरियड पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो इसका मतलब है कि बेबी को अब बाहर लाने का टाइम हो गया है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो इसको यूट्राइन स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह के टोकोलाइटिक एजेंट रिड्यूस करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना हो, बहुत ज़्यादा दर्द ना हो प्रेग्नेंट वुमेन को, इसका भी काम करते हैं टोकोलाइटिक्स। इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विच स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन अगर मदर प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में बढ़ने लगता है तो उस केस में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, मदर ये जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगते हैं, तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को भी रिड्यूस कर देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो प्रेग्नेंट वुमन को और बेबी अपने टाइम से ही बॉर्न हो। तो ये हमने इसका आंसर देखा, टोकोलाइटिक्स को दिया जाता है डिले करने के लिए बर्थ प्रेग्नेंट वुमेन्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मलेरिया की? अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हमें कोई भी एंटी मलेरियल ड्रग देनी है तो उसमें सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी मानी जाती है? तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी ही एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है इनकी क्लासिफिकेशन दी गई है, तो वीडियो को पॉज करके आप सारी क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोक्विन की अगर हम बात करें तो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स की कैटेगरी में आती है क्लोरोक्विन, और बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है अगर मलेरिया जैसी कंडीशन दिखती है प्रेग्नेंट वुमेन में। और इसका देखिए इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, इसको बहुत ही कम देखा गया है कि किसी तरह का रिस्क ये कॉज करती है प्रेग्नेंट वुमेन की। अगर हम बात करें या जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी किस तरह का डेंजर नहीं शो किया इसने, तो दैट इज़ वाई इसको बहुत ही सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। नेक्स्ट है देखिए, V1 रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद V1 रिसेप्टर, इनमें से किस तरह का एक्शन करते हैं? तो यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, वासो कंस्ट्रिक्शन का इसका मेन एक्शन होता है V1 रिसेप्टर्स का। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो देखिए ब्लड वेसल, किडनी, ब्रेन एंड लिवर में पाए जाते हैं इस तरह के रिसेप्टर, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, हमारा ब्लड प्रेशर और जितने भी सोशल बिहेवियर हमारे होते हैं, हमारे मूड वगैरह को कंट्रोल करने का काम करते हैं इस तरह के V1 रिसेप्टर्स। लोकेशन में देखिए 2 तरह के ये रिसेप्टर होते हैं, V1A रिसेप्टर एंड V1B रिसेप्टर। V1A रिसेप्टर पाए जाते हैं ब्लड वेसल एंड किडनी एंड ब्रेन में, और अगर V1B रिसेप्टर की हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ब्रेन में पाए जाते हैं V1B रिसेप्टर। काम क्या होता है इनका? तो ब्लड वेसल में ये वासो कंस्ट्रिक्शन करने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। किडनी की अगर हम बात करें तो ये देखिए इस तरह के रिसेप्टर इंक्रीज करते हैं वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और रिड्यूस करते हैं यूरिन प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया है तो कम यूरिन बनेगा, कम यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा बॉडी से। ब्रेन में क्या करते हैं? देखिए V1 रिसेप्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल बिहेवियर को, स्ट्रेस को एंड मेमोरी, तो इन सभी सारी ही चीज़ों को कंट्रोल करने का काम होता है इन तरह के रिसेप्टर्स का ब्रेन में। और लीवर में क्या करते हैं? V1 रिसेप्टर स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लूकोज के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाते हैं। तो ये सारे इनके काम होते हैं अलग अलग ऑर्गेन्स पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, बहुत मेहनत लगती है आप तक सब कुछ पहुँचाने में, तो आप भी हमारा सपोर्ट करें हमारी इस जर्नी में हमें। और अगर किसी भी तरह का सवाल या सुझाव आपके मन में है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।